میرے ससुर अपनी जायदाद में से मेरे शोहर को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। वजह ये थी कि मेरे शोहर उनकी सगी औलाद नहीं थे। मेरे ससुर अकेले ही कपड़े की 4 फैक्ट्रियों के मालिक थे। मेरे ससुर अक्सर बीमार रहते। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे ससुर के दिल ने काम करना छोड़ दिया है। वो 1 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने छोटी बहन से कहा कि वो मेरे ससुर से शादी कर ले। साल बाद जब वो मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद बीवी की हैसियत से तुम्हारी हो जाएगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और मैंने बहन की शादी ससुर से करवा दी। मगर ससुर तो अब पहले से भी ज्यादा जवान होने लगे थे। ऐसे ही साल गुजर गया मगर ससुर को मौत ना आई। बहन हर वक्त मुझे कोसती रहती कि तुम्हारे ससुर कब मरेंगे, उन्होंने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक रोज रात के वक्त बहन की चीखने की आवाजें आने लगी। मैं भागकर ससुर के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि ससुर ने तो मेरी बहन को। मेरा नाम फिरदौस है। मैं मिडिल क्लास खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। हम 2 ही बहनें हैं। मेरी बहन तानिया मुझसे 1 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बगैर हमारे हलक से निवाला नहीं उतरता था। हमारे माँ बाप भी हमारी हर जायज ख्वाहिश पूरी करते थे। हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। खुदा ने हम दोनों बहनों को हुस्न की दौलत से नवाजा था और हमें अपने हुस्न का बहुत अच्छे से अंदाजा भी था। मैं उस वक्त कॉलेज में 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लड़के मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी को मुंह नहीं लगाती थी। मैं किसी को भी खातिर में नहीं लाती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं किसी बहुत अमीर खानदान में शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब बहुत ज्यादा ऊंचे थे, मगर अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए मैं कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहती थी, बल्कि जायज तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि एक शहजादा आए और मुझे ब्याह कर ले जाए। वो शहजादा मेरी जिंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी। वो बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो बहुत मामूली शक्ल और सूरत की लड़की थी। उसने मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मेरी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी। वो मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब मैं तो अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी। फिर एक दिन उसके घर में मेरी उसकी एक कजन से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान थे। मुझे देखकर तो उनकी नजरें मुझ पर ही अटक गई थी। कुछ देर बाद वो होश में आए तो मुझे कहने लगे, आपकी तारीफ, आपको मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तभी मेरी सहेली आलिया ने उसे बताया कि ये फिरदौस है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो जाते जाते एक बार फिर भरपूर नजर मुझ पर डाल कर गया था। रात को ही उसका मैसेज आ गया। वो मुझे पसंद करने लगा था। वो मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था और मुझे क्या चाहिए था, मैं तो यही चाहती थी कि कोई अमीर इंसान मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझसे शादी कर ले और बाकी की जिंदगी मैं ऐशो इशरत के साथ गुजार दूं। मेरी ये मुराद पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगाकर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मगन मैंने आलिया के रवैये की तरफ नहीं देखा था। वो दिन ब दिन मुझसे दूर और बेजार होती जा रही थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने और बहुत सी दोस्तें बना ली थी और वो मुझसे बात तक नहीं करती थी। खैर, मैंने इस बात को ज्यादा सर पर सवार नहीं किया। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी जब आलिया मेरे पास आई। उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। आलिया ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ तन्हाई में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ एक अलग गोशे की तरफ आ गई। वो आज मामूल से ज्यादा संजीदा लग रही थी। उसने कहा, ये बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर क्या करूं, तुम्हें ये बात बताना भी जरूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है। फिर दोस्त, मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, मगर फिर तुमने मेरे कजन अनवर की दोस्ती का हाथ थामकर अच्छा नहीं किया। इस बात पर मैंने चौंक कर आलिया की तरफ देखा था, क्योंकि अनवर ने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को भी पता नहीं चलेगा। तो फिर आलिया को कैसे पता चल गया? मेरे अंदाज पर वो अफसुर्दा अंदाज में मुस्कुराई थी। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हें उसने पहली दफा मैसेज किया था, तब उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो तुम्हें फंसाकर रहेगा।
मगर मैंने उसकी बात की नफी कर दी थी कि फिरदौस ऐसी लड़की नहीं है, मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। फिरदौस, तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। तुम जानती हो अनवर मेरा मंगेतर है। चंद महीने के बाद हमारी शादी होने वाली है, मगर मैं उसकी इस घटिया तबीयत की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था कि फिरदौस तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, मगर मेरे सारे दावे धरे के धरे रह गए। तुम भी आम सी लड़कियों जैसे ही निकली, जो किसी भी मर्द की जरा सी तारीफ पर उसके सामने बिछी जाती हैं। आलिया अपनी बात करके चली गई थी, मगर मुझे शर्मिंदगी की इंतहा गहराइयों में धकेल गई थी। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आता था। ऐसे लगता था जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने अनवर से इन बातों का तस्करा किया, तो पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, मगर फिर उसने उन सब बातों को मान लिया था। मैंने उसे खरी खरी सुनाई और फिर उसे ब्लॉक कर दिया, और उसके बाद उससे कभी राब्ता नहीं किया। ये मेरी जिंदगी का एक बहुत तल्ख तजुर्बा था, और मैंने इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक हासिल किया था। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई थी। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। एफए मैंने बहुत अच्छे नंबरों से किया था। अब मैं बीए कर रही थी। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था। तब यहाँ बहुत अमीर लोग मेहमान खसूसी बनकर आए थे। उनमें से एक शख्सियत जिनका नाम मुबीन था, वो मुझ पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फोन नंबर हासिल किया था। रात को ही मुझे उनकी कॉल आ गई थी। जब उन्होंने अपना तारुफ करवाया तो एक पल को मैं तो हैरान रह गई, मगर मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया था। उन्होंने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। वो मुझे पसंद करने लगे थे। ये सब बातें मेरे लिए नई नहीं थी। मैं एक भयानक तजर्बे से गुजर चुकी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को भी नहीं भूल पाया था। इसलिए मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन बंद कर दिया। उसके बाद वो रात भर मुझे वक्फे वक्फे से मैसेज और कॉल करते रहे। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब अगले ही दिन वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वालों के तो हाथ पांव फूल गए। इतने बड़े लोगों को कहाँ बिठाएं। फिर उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और पेपर्स के बाद शादी की तारीख भी रख दी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मैं बेयकीनी की कैफियत में थी। उस घर में सिर्फ मेरे होने वाले शोहर और ससुर थे। मेरी सास फौत हो चुकी थी और मेरी नंद इंग्लैंड में होती थी। उस घर में कोई औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आ जाता था और मैं कभी अपनी बहन तानिया के साथ तो कभी अम्मी के साथ जाकर शॉपिंग कराती थी। यूं मैंने हर चीज अपनी मर्जी और पसंद से ली थी। फिर मेरी शादी का दिन भी आन पहुंचा। मैं अपनी खुशकिस्मती पर रश करते नहीं थक रही थी। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आता था कि जिस जिंदगी के बारे में मैंने सोचा था, मैंने ख्वाहिश की थी, वो सब कुछ मुझे मिल गया था। अब हर चीज मेरी दस्तरस्त में थी। जब भी तानिया मेरे घर आती तो हर चीज को रश्क से देखती रहती और कहती, आपी तुम कितनी खुशकिस्मत हो, और मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं तानिया की भी किसी ऐसे ही इंसान से शादी करवाना चाहती थी, मगर वो पागल हमारे मामू के बेटे जैन को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। जैन की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं अक्सर तानिया को कहती थी कि जैन तुम्हें क्या दे सकता है, वो तो तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी बहुत अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। मगर वो हर बार मेरी बात की नफी कर देती थी। मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बढ़कर होती है। दौलत उसके लिए सानवी चीज थी। अक्सर मेरे ससुर और तानिया का आमना सामना हो जाता था। वो एक भरपूर नजर उस पर डालते और अपनी नजरों का जाविया बदल देते थे। इस बात को तानिया ने नोट किया था, और जब उसने मुझसे जिक्र किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे ससुर अच्छी खासी उम्र के थे, मगर वो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। बाकायदगी से जिम जाते, रोजाना सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपनी खुराक के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। देखने में वो मेरे शोहर से चंद साल ही बड़े लगते थे। मेरी शादी को 2 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हीं दिनों घर की फिजा में सोगवारियत फैल गई थी। मेरे शोहर ने जब ये बताया कि मेरे ससुर को हार्ट का मसला है और डॉक्टर ने बताया है कि उनके दिल ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है, ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे शोहर बहुत ज्यादा अफसोसदा थे और अपने अब्बू की वजह से रो भी रहे थे।
ससुर भी मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। ये खबर सुनकर मुझे भी बड़ा झटका लगा था, मगर अब क्या होगा। मेरे ससुर खुद ही डॉक्टर के पास जाते थे और फिर उन्होंने ये कहा कि उनके पास जीने के लिए 1 ही साल बचा है। मेरे शोहर ने बहुत कहा कि किसी बाहर के मुल्क चलते हैं, वहां से आपका इलाज करवाते हैं, मगर मेरे ससुर ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जिंदगी हुई तो उन्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरे ससुर ने एक वकील को घर बुलाया और उसे वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद मेरी चारों फैक्ट्रियां किसी फलाही इदारे के नाम कर दी जाएंगी, क्योंकि मुबीन मेरा सका बेटा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूं। मुबीन के नाम सिर्फ यही बंगला रहेगा। अपने ससुर की इस वसीयत से मैं और मुबीन दोनों परेशान हो गए थे। उनके मरने के बाद तो हमारे हालात बहुत खराब हो जाने थे। तभी मेरे जहन में एक मंसूबा आया कि मैं अपनी बहन तानिया की शादी अपने ससुर से करवा दूंगी। 1 साल ही की तो बात है। 1 साल के बाद जब ससुर मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद तानिया की हो जाएगी और हम सब ऐश करेंगे। मुबीन और मैंने ससुर जी को बड़ी मुश्किल से शादी के लिए मना लिया था, और जब मैंने तानिया से ये बात की तो वो ये सुनकर हैरान रह गई। वो बिल्कुल भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। बकौल उसके वो जैन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने भी उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। बिलाखिर वो मेरी बात मान गई। तब मैंने अम्मी अब्बू से बात की। उन्हें भी मैंने बहुत मुश्किल से मना लिया था, क्योंकि मेरे शोहर मेरे ससुर की सकी औलाद नहीं थे, इसलिए मेरी बहन की शादी ससुर से हो सकती थी। यूं तानिया रुखसत होकर उस घर में आ गई थी और दिन पूरी रफ्तार के साथ गुजर रहे थे और अपनी मखसूस मियाद से आगे जा रहे थे। मैं और तानिया परेशान थे कि ये क्या हो गया है। हम उंगलियों पर दिन गिन गिन कर गुजार रहे थे। ससुर हमेशा की तरह चाको चौबंद थे और पहले से ज्यादा हशाश बशाश लगते थे। वो जब घर में होते तो ज्यादा वक्त अपने कमरे में अपनी बीवी तानिया के साथ गुजारते थे, और जब बाहर होते थे तो मेरे बेटे को उठाए रखते थे। उन्हें अपने पोते के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। पहले तो तानिया बुझी बुझी सी रहती थी, मगर अब ऐसे लगता था वो जिंदगी की तरफ वापस लौट रही है। मगर हमारे जहन में यही बात गर्दिश करती थी कि आखिर क्या वजह है कि मेरे ससुर कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने तानिया से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को ढूंढो और देखो उन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। उस दिन तानिया के हाथ में एक फाइल लग गई थी, मगर अचानक से मेरे ससुर ऊपर से आ गए। उन्होंने वो फाइल तानिया के हाथ से ले ली थी और उसे लाकर में रख दी थी, और तानिया को उन्होंने प्यार से बहलाया था। तानिया के कहने पर भी मेरे ससुर अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, मेरे शोहर अब बहुत ज्यादा तनाव की कैफियत में रहने लगे थे। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे थे। उनका अपने अब्बू के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा था। उस दिन भी वो कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। जब मेरे कमरे में अचानक दाखिल होने पर वो खामोश हो गए। इस सूरत हाल से मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर कोई खुशगवार बात नहीं हो रही थी, मगर मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरे शोहर को अपने बाप से किस बात पर मसला है। वो तो अपने अब्बू से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे। वो अपने अब्बू के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, मगर अब उन्हें क्या हो गया था, वो क्यों इस तरह का रवैया अख्तियार करने लगे थे। मैंने कई बार उनसे इस बारे में पूछा, मगर मुझे उन्होंने इस बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उनसे कमरे में आने के बाद इस बारे में पूछा तो पहले वो खामोश हो गए, फिर वो कहने लगे, तुम जानती हो अब्बू की बीमारी के बारे में, और तुम ये भी सोचती होगी कि उन्हें डॉक्टर ने ये कहा था कि वो 1 साल तक जिंदा रहेंगे, मगर अभी उनकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने तानिया खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। वो कहने लगी, मेरे साथ अस्पताल चलें, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसकी खराब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक्त मैं उसे अस्पताल ले गई, मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। तानिया माँ बनने वाली थी। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, मगर तानिया ये सुनकर खुश हो गई थी और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई थी। घर आने के बाद जब मैंने ये बात अपने शोहर को बताई तो उनके चेहरे की बदलती रंगत देखकर मैं डर गई थी। उनके चेहरे पर वाज़ेह तनाव आ गया था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे।
میں نے کچھ بھی کہنے سننے اور پوچھنے کا ارادہ موقوف کر دیا اور لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن بھی ان کی کیفیت ایسی ہی رہی تھی۔ وہ بغیر ناشتہ کیے چلے گئے تھے، جبکہ میرے سسر صاحب آج بہت زیادہ چمک رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی سے اپنے آفس کے لیے رخصت ہو گئے، جبکہ میں نے سارا دن اپنے شوہر کی ادھوری باتوں کا مفہوم سمجھنے میں گزار دیا تھا۔ آخر وہ مجھے کیا کہنے لگے تھے؟ وہ مجھے کچھ بتانے والے تھے، مگر پھر اوپر سے تانیہ آ گئی اور واپس آنے کے بعد میں بھی تو ان سے کچھ پوچھ نہیں سکی تھی۔ آج بھی وہ ناشتہ کیے بغیر گئے تھے۔ میں ان کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار کال کی، مگر انہوں نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں تانیہ کے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس سے پہلے میرے سسر کو کچھ ہو گیا تو وہ اکیلی اس بچے کو کیسے سنبھالے گی، اس کا کیسے خیال رکھے گی، اور میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دوں گی۔ وہ تانیہ کی شادی اتنی بڑی عمر کے مرد کے ساتھ کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر میں نے انہیں بہت مشکل سے منایا تھا۔ اب میں ان کے سامنے کیا جھوٹ بولوں گی؟ مگر حیرت تو مجھے تانیہ کے رویے پر تھی۔ وہ بالکل بھی پریشان نہیں تھی، بلکہ مطمئن اور پرسکون لگتی تھی، اور سچ کہوں تو وہ خوش لگتی تھی۔ مگر کیوں؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اور اب آج جب میں نے تانیہ سے اپنے سسر کی رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بات ہی بدل دی۔ مجھے اپنی بہن تانیہ اور سسر اور اپنے شوہر، ان تینوں کا رویہ بہت زیادہ حیران کر رہا تھا۔ ان کی بدلتی کیفیت سے میں پریشان تھی اور سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے کو تھی، مگر کوئی میری بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر چل کیا رہا تھا یہاں پر جو میری نظر سے اوجھل تھا؟ کچھ تو ایسا تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، جو میرے سامنے تھا مگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس راز سے پردہ ہٹانے کو بےتاب تھی۔ اگلے آنے والے دن مجھے مزید حیرت میں ڈال گئے تھے، جب میرے شوہر نے کہا، ہم لوگ یہاں سے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، اس گھر میں میرا دل نہیں لگ رہا۔ مگر نئے گھر کا شوق مجھے پرجوش کر گیا۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا جب مجھے یہ پتا چلا کہ تانیہ اور میرے سسر صاحب اسی گھر میں رہیں گے۔ صرف ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، ہم ان سے الگ ہو رہے ہیں، مگر کیوں؟ کوئی مجھے اس بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ حیرت تو مجھے تانیہ کو دیکھ کر ہوتی تھی۔ اس نے تو اپنی آنکھیں جیسے ماتھے پر رکھ لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سسر اور شوہر کی آپس میں کیا بات ہوئی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہم لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ نیا گھر پہلے گھر کی نسبت تھوڑا سا چھوٹا تھا، مگر یہ بھی بہت شاندار تھا، اور یہ بھی میرے خوابوں کے محل جیسا ہی تھا۔ ہمیں یہاں آئے کافی دن ہو گئے تھے، نہ ہم تانیہ لوگوں سے ملنے گئے اور نہ وہ لوگ یہاں پر آئے تھے۔ میں نے جب اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے سختی سے تاکید کی کہ میں ان سے اس بارے میں بات نہ کروں۔ میں خود ہی سارا دن سوچتی اور الجھتی رہتی۔ آج میرے شوہر کا موڈ قدرے بہتر تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ان سے اس بارے میں بات کرتی ہوں۔ میں نے ان سے کہا، اس دن آپ کیا کہہ رہے تھے جب مجھے تانیہ کے ساتھ ہسپتال جانا پڑ گیا تھا؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آخر کب تک میں تم سے یہ بات چھپاؤں گا؟ آج بتا ہی دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ان کی سکی اولاد نہیں ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری امی کا انتقال آج سے 6 سال پہلے ہوا تھا۔ تب ابا جی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر مجھے شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مبین کے ابو نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی ہے، میں نے انہیں دوسری شادی نہ کرنے دی۔ پھر میں نے تم سے شادی کر لی اور اپنی زندگی سے مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میرے ابو کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور وہ کچھ دن ہی زندہ رہ پائیں گے، تب میں بہت پریشان ہوا تھا۔ مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب وہ اپنی جائیداد کسی فلاحی ادارے کے نام کرنے والے تھے۔ تب ہم نے جائیداد کی لالچ میں ابو کی دوسری شادی کروا دی۔ پھر ایک دن میں ابو کے ڈاکٹر سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابو بالکل ٹھیک ہیں، بس انہیں تھوڑا سا درد ہوا تھا جس کی دوائی میں نے دے دی ہے۔ اور جب میں نے ابو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ سب جھوٹ انہوں نے اس لیے بولا تھا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سارا پلان کیا۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا، اس لیے میں ان سے ناراض ہوں اور انہیں چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو بھی کیا سو کیا، مگر آپ نے جو کیا وہ غلط ہے۔ نکاح کرنے کا حق اسلام نے انہیں دیا ہے
عمر چاہے کوئی بھی ہو، گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان نکاح کر لے اور گناہوں کے راستے پر چلنے سے بچے۔ انہوں نے جو کیا اسلام کے حکم کے مطابق کیا۔ آپ اپنا ذہن ان کی طرف سے صاف کر لیں تاکہ تانیہ میری بہن اب میرے سسر کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اگلے دن ہم ان لوگوں سے ملنے کے لیے آئے اور وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تانیہ کو خوش باش اور مطمئن دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی وہ حقیقت جانتی ہے اور اس نے حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔